अगर जीवन के अंदर कोई व्यवधान है, कोई समस्या है, तो याद रखना, रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। समाधान का प्रयास करोगे, कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे, तभी कुछ बन पाएगा, तभी कुछ हो पाएगा। नमस्कार, पुनः 4-5 दिन के बाद में वापस प्रारंभ कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो पुस्तक चल रही थी, 17 अध्याय हमने कर लिए थे। इतिहास वाला पार्ट है जो प्रारंभ हो गया था। 18वां अध्याय आज, हर्षकालीन व बाद का भारत। हर्ष के समय में क्या परिस्थितियां थी, कैसा शासन था, कौन से युद्ध क्या हुए और उसके बाद में क्या परिस्थितियां रही, वो हम देखेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किया करें, आप कमेंट करके बताया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। लिंक को कॉपी करके फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जो भी आपके ग्रुप हैं, ताकि बाकी साथियों की भी मदद हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। कविताएं, मोटिवेशनल वीडियो सुनना चाहते हैं तो आदि की आवाज़ नाम से अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। प्रारंभ करते हैं। फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे हर्षकालीन व बाद के भारत जो है उस समय की। जिन जिन पंक्तियों से पुस्तक के अंदर प्रश्न बने हैं वो फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। प्रभाकर वर्धन जो शासक था, उसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्र थी राजश्री। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्र थी राजश्री। ठीक है। 606 ईस्वी में, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का शासक बनता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। हर्षवर्धन 606 में थानेश्वर का शासक बनता है और कन्नौज को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। अगर हम हर्षवर्धन के शासक बनने के बाद में उसके अभियानों की बात करें तो जो प्रमुख अभियान थे, बंगाल, पंजाब, चालुक्यों और वल्लभी से हुए युद्ध शामिल है। आगे बात करते हैं। पूछा जा सकता है हर्ष प्रारंभ में किसका उपासक था, तो प्रारंभ के अंदर सूर्य और शिव का उपासक था हर्ष, और बाद में ये बौद्ध बन गया था। प्रारंभ के अंदर तो शिव और सूर्य का उपासक था और बाद में क्या बन गया, हर्ष बौद्ध बन गया। हर्ष के जो उच्च पद थे शासन के अंदर, राज्य के अंदर, उनके अंदर गैर बौद्धों को नियुक्त किया था। यहाँ पर मिस टाइप हो गया, यहाँ पर है बौद्ध। ठीक है। उच्च पदों पर गैर बौद्धों को नियुक्त किया था हर्षवर्धन ने। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन का आयोजन किया था और जिसकी अध्यक्षता की थी, जो था वो था चीनी यात्री ह्वेनसांग। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल धर्म सम्मेलन किया, अध्यक्षता की थी उसकी चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, और यह सम्मेलन जो है 23 दिन तक चला था। ठीक है। और हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। प्रयाग सभा का आयोजन करता था। 646 में 6ठी सभा हुई थी। ये हर 5 वर्ष के बाद में ये करता था और अपने 5 वर्ष के अंदर जितनी भी एकत्रित करता था ये अपनी संपत्ति, उसको क्या कर देता, बांट देता था, दान कर देता था। और यहाँ तक कि खुद के वस्त्र भी दान कर देता था, और जो वस्त्र बाद में पहनता था वो पहनने के लिए अपनी बहन से मांगकर अपना बदन है जो ढकता था। और जो ये सभा है हर 5 वर्ष के बाद में जो आयोजित होने वाली थी, इसको मोक्ष परिषद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोक्ष परिषद। आगे बढ़ते हैं। इत्मीनान से सुनते जाइए, याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा अगर पहले से अध्याय जो पढ़ रखा है। हर्षकालीन सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं, उन पर मुद्रा लेख हर्षदेव है। उन पर मुद्रा लेख क्या है, हर्षदेव है। उस पर एक घुड़सवार का चित्र भी देखने को हमें मिलता है। अभिलेखों के अंदर हम बात करें तो अभिलेख तथा बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र में, बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र है उसमें हर्ष को हर्षदेव कहा गया है। क्या कहा गया, हर्षदेव। सोनीपत मोर के शीर्ष पर बेल की आकृति
मिलती है। नालंदा जो मोहर एक अभिलेख है जिसमें हर्ष को महाराजाधिराज कहा गया है, ये भी आप ध्यान में रखें। कई बार प्रमुख चीज़ों को हम नोट कर लेते हैं और कुछ जो सब टाइटल वाली चीज़ें होती है, सेकेंडरी जो मुख्य बातें होती है, उनकी ओर अपना ध्यान नहीं जाता है और कई बार उनसे प्रश्न बन जाता है। हर्ष को रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। यानी यूँ कहें कि हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना की है। आगे बात करते हैं, जयदेव ने अपनी कृति गीत गोविंदम में, तो एक प्रश्न यहीं से बन गया, गीत गोविंदम किसकी कृति है? जयदेव की है। तो इस कृति में जयदेव क्या कहते हैं कि कालिदास और भास की भांति हर्ष भी क्या है? एक महाकवि है, ये कहते हैं जयदेव। इस गीत गोविंदम में कहा है कि जिस प्रकार से कालिदास और भास जो है महाकवि है, उसी प्रकार से ये हर्ष भी जो है एक महाकवि है। बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी इन दोनों की रचना की बाणभट्ट ने, ये कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, विद्वान हरिदत्त भी हर्ष के संरक्षण में था। हरिदत्त नाम का एक विद्वान था, वो भी हर्ष के संरक्षण में था, दरबार में। हर्ष का प्रशासन निरंकुश तथा गणतंत्रीय तत्वों या गणतंत्र तत्वों का मिश्रण था। दोनों चीज़ें इसमें शामिल थी, केवल निरंकुश नहीं था। हर्ष का जो साम्राज्य था, ये प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न पहले पूछा गया है, तो ध्यान रखना। हर्ष का जो साम्राज्य था वो प्रांतों, फिर भुक्तियों यानी डिवीजन, और विषयों यानी जिलों में विभक्त था। हर्ष का जो साम्राज्य था वो प्रांतों, भुक्तियों और विषयों में विभाजित था। सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जैसे कि हुआ करती है। और प्रशासन चलाने के लिए 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार का? हर्ष के समय में प्रशासन चलाने के 3 प्रकार के टैक्स है जो लगाए जाते थे। सबसे पहला जो था वो था भाग कर, ये था एक भूमि कर। भाग क्या था? भूमि कर था। हिरण्य, ये था नगद कर था। ये हिरण्य क्या था? नगद कर। वहीं बलि था, ये एक अतिरिक्त कर था, एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, भाग, हिरण्य और बलि। दानशीलता के विषय में मैंने आपको बता ही दिया कि 5 वर्ष में जितनी संपत्ति इकट्ठी करता था उन्हें दान दे देता था और बहन से वस्त्र मांगकर धारण करता था, बदन है जो ढकता था। दानशीलता के लिए विख्यात है। और नालंदा जो विश्वविद्यालय, उसके लिए 100 से अधिक गांव है जो दान में दिए थे हर्ष ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में हुई थी। कौन से में? 5वीं में। कुछ और बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसमें 8 कॉलेज थे, यानी कि 8 विश्वविद्यालय के अंदर जो बड़े बड़े भवन होते हैं, तो 8 कॉलेज थे। 3 बड़े पुस्तकालय थे, क्रमशः रत्न सागर, रत्नादादी और रत्न रंजक। ये पुस्तकालय थे, रत्न सागर, रत्नादादी और रत्न रंजक। 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते थे। लगभग 1500 के आसपास यहाँ पर अध्यापक जो अध्यापन करवाते थे। अब इस अध्याय के अंदर हम दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनको देखेंगे, फिर बाद में कुछ राजवंश और है उनको देखेंगे। इत्मीनान से देखिए, ये कुछ मुख्य बातें हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की जो कई बार पूछी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। तो दक्षिण के राज्य में राष्ट्रकूट राज्य सर्वाधिक इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। और इनके जो क्षेत्र था उसकी हम बात करें तो इन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण में वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया था। राष्ट्रकूटों ने नर्मदा नदी के दक्षिण में और प्रेजेंट में जो महाराष्ट्र है वहाँ पर अपना राज्य जो स्थापित किया था, स्टेबल किया था। प्रारंभ में वे चालुक्यों के अधीन थे और बाद में राष्ट्रकूट नरेश दंतेदुर्ग ने चालुक्यों को हराकर 753 ईस्वी में अपने राज्य का विस्तार किया था। 753 ईस्वी में दंतेदुर्ग ने चालुक्यों को हराया था। और दंतेदुर्ग कौन था? राष्ट्रकूट। इस वंश के पराक्रमी अगर शासक की हम बात करें तो कृष्ण तृतीय, ध्रुव, गोविंद
और अमोघ वर्ष, ये इस वंश के ब्रिलियंट पराक्रमी शासकों के अंदर शामिल है। दूसरा जो है, राष्ट्रकूटों के बाद बात करते हैं चालुक्य वंश की। तो इस वंश का राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण से कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। ठीक है। राष्ट्रकूट और पल्लवों से चालुक्यों का निरंतर युद्ध होता रहता था। इस वंश की हम अगर बात करें तो प्रतापी जो शासक था वो पुलकेशिन सेकंड था, पुलकेशिन द्वितीय, जिसने सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन सेकंड ने। आगे बढ़ते हैं। एक बार 753 में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर, पहली बार तो 753 में राष्ट्रकूटों से पराजित हो गए थे। बाद में चालुक्यों ने 973 में 973 में पुनः अपना जो राज्य है वो स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। और क्या किया फिर? राज्य स्थापित करने के बाद में मध्य हैदराबाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था, कैपिटल बनाया था कल्याणी को। तीसरा जो वंश है दक्षिण भारत के अंदर वो है पल्लव वंश। इस वंश का प्रतापी शासक की हम बात करें तो महेंद्र वर्मन था, जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गया था। आगे देखें कुछ और बात, तो 885 ईस्वी में चोल शासक आदित्य प्रथम ने इनको हराकर, यहाँ पे मिस्टा इनको हराकर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार पल्लव राज्य का है जो अंत हो गया था। चोल वंश। चोल राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था कौन सा? चोल वंश। राज्य के विस्तार की हम बात करें तो इस राज्य का विस्तार 864 ईस्वी में चोल शासक विजयालय द्वारा किया गया था। अगर प्रतापी शासक की बात करें तो कई बार पूछा गया है ये। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था राजेंद्र प्रथम। कौन था? राजेंद्र प्रथम, जो 1012 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी। गंगा के क्षेत्र का जो विजेता होता है, गंगे कोंड इसके लिए प्रयुक्त होता है, तो राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी। अगली जो लाइन है, फैक्ट है, ये प्रश्न पूछा गया है रीट के अंदर पहले। पल्लवों ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्रामों में विभक्त किया। पल्लवों ने राज्य को किसमें? राष्ट्र में, फिर कोटम में और ग्रामों में, इनमें डिवाइडेड कर रखा था, विभाजित कर रखा था। आगे बढ़ते हैं। चोलों ने क्या किया था? मंडल तथा नाडु में विभक्त कर रखा था। पल्लवों ने तो राष्ट्र, कोटम, ग्रामों में, चोलों ने मंडल और नाडु में विभाजित कर रखा था। और तमिल प्रदेश के नाडु के कारण ही, या नाडुओं के कारण ही वर्तमान नाम है जो तमिलनाडु रखा गया है। ठीक है। लाइक नहीं किया तो कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें, अपने परिजनों को भी शेयर कर दें अगर तैयारी करने वाले हैं तो। राष्ट्रकूटों के समय वल्लभी और कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। कुछ और फैक्ट है, राष्ट्रकूटों का जब शासन था उस समय वल्लभी और कन्हेरी ये विश्वविद्यालय है जो प्रसिद्ध थे। तमिल भाषा में लिखी हुई है कम्बन रामायण, जो दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनवाए। इनमें वातापिका विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। एलोरा का कैलाश मंदिर और होसबल मंदिर भी इसी काल में बने हुए हैं। वहीं तंजौर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है उसके अंदर धातु की बनी नटराज की मूर्ति स्थापित है। धातु की बनी नटराज की मूर्ति किस में स्थित है? तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर में। आगे बढ़ते हैं। चोल शासकों द्वारा विष्णु, राम, सीता की सुंदर मूर्तियां बनवाई गई थी। चोल शासकों ने विष्णु, राम, सीता आदि की मूर्तियां भी बनवाई थी। तो ये थे दक्षिण भारत के राजवंश। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों की। पहला है यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, राजा मिहिर भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। राजा जो मिहिर भोज था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे पावरफुल शासक था। 840 में शासक बनाई है मिहिर भोज। कब? 840 में बना, और 50 सालों तक शासन किया साहब, इसने राज्य किया।
दूसरा जो प्रमुख है गहड़वाल वंश। यहाँ पर मेन चीज़ें दी हुई है इस अध्याय के अंदर, जैसे जैसे अगली कक्षाओं में चलेंगे और विस्तार है जो देखने को हमें मिलेगा। गहड़वाल वंश, इस वंश का संस्थापक था चंद्रदेव और गहड़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद। 1170 में शासक बना था ये, अंतिम शासक था जयचंद। गौर वंश का जो शासक था मोहम्मद गौरी, इसने जयचंद पर आक्रमण किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गहड़वाल वंश की क्या कर दी, सरकार है जो समाप्त कर दी, पार्टियाँ साफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं चौहान वंश की तरफ। तो इस वंश का राज्य जो था चौहानों का अजमेर सांबर के भूभाग पर फैला हुआ था। चौहान वंश का जो प्रथम शक्तिशाली, यूँ तो बाद में भी पराक्रमी हुए हैं, लेकिन फर्स्ट जो शक्तिशाली शासक था वो था विग्रहराज चतुर्थ, चौहान वंश में प्रथम शक्तिशाली। बाद में हम बात करें सबसे प्रतापी, ओवरऑल चौहानों के अंदर प्रतापी शासक की हम बात करें तो वो माना जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सबसे प्रतापी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आगे बढ़ते हैं फैक्ट में। तो 1191 में मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने हराया था और सेकंड जो 1192 में हुआ था उसके अंदर पृथ्वीराज को पराजय का सामना करना पड़ा था। गुहिल वंश की बात करते हैं। प्रथम शासक श्री गुहिल थे। मेवाड़ के शक्तिशाली राजवंश का पराक्रमी शासक बप्पा रावल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ था। ये बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रथम आदि शासकों का एक ग्रुप बनाया और सिंध को अरब आक्रमणकारियों से स्वतंत्र किया और आगे चलकर यही वंश है जो क्या कहलाता है, सिसोदिया वंश कहलाता है। सिसोदिया वंश नाम जब पढ़ने के बाद में आगे बात करते हैं जो प्रमुख प्रतापी शासक हुए, उनमें राणा हम्मीर, क्षेत्र सिंह, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप एवं राणा राज सिंह, ये प्रतापी शासक हुए जिनसे हम आगे विस्तार से आगे की कक्षाओं में जो इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी उनमें देखेंगे और आपने पहले भी कई बार इनकी वीरताओं का वर्णन पढ़ा होगा। आला और उदल की बात आती है। ये चंदेल वंश के वीर सामंत थे। पूछ लिया जाए किस वंश के वीर सामंत थे, तो ये चंदेल वंश के वीर सामंत थे आला और उदल। परमार वंश का प्रमुख प्रतापी शासक राजा भोज था। सोलंकी वंश के समय, ये बात ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, सोलंकी वंश के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर को तोड़ा, लूट खसोट की थी। सोलंकी वंश के समय किया था महमूद गजनवी ने, किस मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर। बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तो पाल वंश के काल में हुई थी। पाल वंश के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इस काल के अगर साहित्यिक रचनाओं की हम बात करें, साहित्य के क्षेत्र में क्या कैसे उन्नति हुई उनकी हम बात करें तो कवि माघ का शिशुपाल वध, भारवी का किरातार्जुनियम, कल्हण की राज तरंगिणी और जयदेव का गीत गोविंद, ये यहाँ पर प्रमुख है। तो शुक्रिया, ये था 18वां अध्याय। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं किस प्रकार का लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और मित्र जुड़ पाएंगे। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।